Welcome back. I am Dr. Jagdish Jaina, and in this series we were discussing about principles of agronomy. So जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी के बारे में बात किए थे, जहाँ पे हम एग्रोनॉमी क्या है एंड हाउ इट इज़, व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ एग्रोनॉमी, उस चीज़ के लिए वो सारी चीज़ डिस्कस किए थे। एंड ये मैं इसीलिए हिंदी एंड बोथ इंग्लिश में समझा रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आएगा अच्छे से एंड हमको भी थोड़ा इजी होगा एक्सप्लेन करने में, आपको जो लैंग्वेज आप समझ पाओगे। ठीक है, तो फिर हम आज बात करते हैं आवर सेकेंड चैप्टर दैट इज़ क्लाइमेट। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ये भी बोला था कि जो क्रॉप है उसका जो क्लाइमेट है वो दो टाइप का है। एक तो क्लाइमेट मीन्स बेसिकली it is one part of the environment. Okay, so crop environment is of two types. One is rhizospheric environment, that means इसका मतलब क्या होता है, जो कि सॉइल के अंदर है, जैसे प्लांट का रूट सिस्टम जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिस्टम इन द प्लांट, दैट इज इनसाइड द दैट इज बिलो ग्राउंड, रिमेनिंग बिलो ग्राउंड। सो सॉइल से ये क्या क्या जैसे न्यूट्रिएंट ले लेता है, वाटर ले लेता है, सॉइल एंकर प्रोवाइड करता है, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो फिर सॉइल एनवायरनमेंट हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो सॉइल एनवायरनमेंट, हमने ये भी बोला था कि सॉइल एनवायरनमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाई मैनिपुलेटिंग द सॉइल और बाई डूइंग टिलेज, और फिर हम कुछ अमेंडमेंट यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं ताकि सॉइल अच्छा रहे, प्लांट के लिए ऑप्टिमल हो। लेकिन जो एरियल एनवायरनमेंट है दैट इज मोस्टली व्हाट क्लाइमेट इंडिकेट्स। ओके, सो क्लाइमेट मतलब जो फाइलोस्फेरिक एनवायरनमेंट जो हम देख सकते हैं प्लांट का, जैसे बाहर का पार्ट जो कि कैनोपी का पार्ट, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो भी एलिमेंट्स है जो कि अफेक्ट करता है प्लांट को, एंड दैट बी अबायोटिक फैक्टर, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेटिक फैक्टर। ओके, सो एक प्लांट है, सपोज दिस इज अ प्लांट and this is the root system and this is the soil and we have the phylosphere. okay, so यहाँ पे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं above ground पार्ट को, एंड उसमें क्या होता है, उसमें कुछ बायोटिक फैक्टर रहते हैं एंड कुछ अबायोटिक फैक्टर रहते हैं। बायोटिक फैक्टर में आपका आ जाएगा जो कि वीड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे आ जाएंगे। एंड जो अबायोटिक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड क्लाइमेटिक एलिमेंट्स और क्लाइमेटिक फैक्टर, लाइक सनलाइट हो गया, सोलर रेडिएशन, देन टेम्परेचर, ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ आ जाएगा आपका क्लाइमेटिक पैरामीटर और वेदर एलिमेंट में। ठीक है, तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे दोज क्लाइमेटिक फैक्टर्स और क्लाइमेटिक वेदर एलिमेंट्स दे आर अफेक्टिंग द क्रॉप ग्रोथ। ओके, सो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को इस चैप्टर में हम बात करेंगे, देन अगेन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ दिस क्लाइमेटिक पैरामीटर्स they are actually affecting crop growth. Okay, so let's dive into today's topic, that is climate. Okay, now जैसे कि मैं बोल रहा था कि क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है हमारा, क्रॉप ग्रोथ यानी क्रॉप जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है, एंड इसका जो डेवलपमेंट है डिफरेंट फेजेस दे के क्रॉप ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली सेनेसेंस एंड हार्वेस्टिंग स्टेज में आता है। तो फिर जो क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये वेरियस फैक्टर के ऊपर अफेक्ट करता है, मतलब डिपेंड करता है, जैसे कि जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ द क्रॉप। सो जेनेटिक पोटेंशियल क्या होता है, वो हेरिडिटरी होता है। ओके, एक अच्छा सीड आप लोगे तो फिर अच्छा प्रोड्यूस होगा, एक डिजीज फ्री सीड लोगे तो डिजीज प्रिवेंट करेगा, मतलब डिजीज अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के डिफरेंट उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है उसके ऊपर मोस्टली अफेक्ट करता है क्रॉप का ग्रोथ कैसा रहेगा, ये कौन सी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, किस किस डिजीज एंड पैथोजन को ये सर्वाइव कर सकता है, मतलब रेजिस्ट कर सकता है, या फिर कैसे उसका जो क्वालिटी है होगा वो कैसे रहेगा, ये सारे डिपेंड करता है जेनेटिक पोटेंशियल के ऊपर, जेनेटिक फैक्टर के ऊपर, यानी वेराइटी के ऊपर, कौन सी वेराइटी आप चूज कर रहे हैं। देन एनवायरनमेंट में हम बात कर रहे थे कि क्लाइमेट दैट इज फाइलोस्फीयर एनवायरनमेंट एंड सॉइल एनवायरनमेंट दैट इज राइजोस्फेरिक एनवायरनमेंट। अगेन सॉइल एनवायरनमेंट का हम बात करेंगे सॉइल साइंस चैप्टर में। तो फिर एनवायरनमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल लेता है प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। देन इसका इंटरेक्शन, जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन,
ये सारे चीज़ के ऊपर क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है, जो कि आप बोलोगे कि सर मैनेजमेंट फैक्टर कहाँ गया, जैसे कि हम इरिगेशन कर रहे हैं, वीड मैनेजमेंट कर रहे हैं, पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज कमिंग अंडर एनवायरनमेंट, राइट। सो एनवायरनमेंट को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, with management factor we are manipulating the environment simply. So environment उसमें मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है। देन वेदर मॉडिफिकेशन इज ऑन इकोनॉमिकल, ओके। सो हम बात किए थे, ये भी बात किए थे कि जब हम वेदर एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एज वेल एज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, इसको हम लार्ज स्केल में मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, आप बोल सकते हो कि ग्रीन हाउस करके हम मेंटेन करेंगे, ठीक है, बट लार्ज स्केल में वेदर इट इज पॉसिबल, वेदर इट इज इकोनॉमिकल, नो, ओके। सो वेदर मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, बट वेदर के अकॉर्डिंग हम अपना जो सोइंग टाइम है उसको चेंज कर सकते हैं, ताकि जो पीरियड्स है, ग्रोथ पीरियड एंड डेवलपमेंटल फेजेस, दैट विल कोइंसाइड विथ व्हाट एवर वेदर एलिमेंट वी रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। सपोज किसी को फ्लावरिंग के टाइम ठंडी टेम्परेचर और कूल टेम्परेचर चाहिए, उसको हम बिफोर हैंड लगा देंगे, सोइंग कर देंगे, तो फिर उसका जो फिनोलॉजिकल स्टेजेस जो आएगा, जैसे फ्लावरिंग आएगा वो विंटर में आएगा, तो फिर वो अच्छा होगा क्रॉप के लिए, राइट। सो वेदर कैन नॉट बी मॉडिफाइड, बट वी कैन मॉडिफाई आवर सिस्टम अकॉर्डिंगली, ओके। सो दैट्स हाउ इट इज बिंग डिजाइन, कि कौन सी सीजन में कौन सी क्रॉप लगेगा, जो ऑप्टिमम सोइंग टाइम है उसी अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ है, ठीक है। तो फिर however we can change or adjust the cropping pattern, that means we can change the sowing time, we can adjust the cropping pattern according to our weather or climatic situation of that particular locality. Then crop management practices to adjust cropping pattern and crop management practices to synchronize with weather suitability, ठीक है। Now agricultural meteorology इसका मतलब क्या है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मेट्रोलॉजी डील्स विद द रिस्पॉन्स ऑफ क्रॉप टू फिजिकल एनवायरनमेंट। सो इन मेट्रोलॉजी वी आर बेसिकली स्टडिंग अबाउट द फिजिकल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, दैट मीन्स जैसे हम बात किए थे क्या क्या होता है, सोलर रेडिएशन होता है, टेम्परेचर होता है, विंड स्पीड होता है, दीज आर फिजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल पैरामीटर, ओके। Now agroclimatology, it is the relationship between climate regime and agricultural production, also includes instrumentation and weather forecasting. So climatology में see climate and weather का मतलब different होता है। weather होता है short term phenomena, okay। so physical atmosphere जो है, physical element of atmosphere, how they are behaving in short term, that means suppose एक condition में it is cloudy or it is clear sky, एक कंडीशन में इट इज सपोज लेस विंड इज देयर और हाई विंड इज देयर, दैट इज वेदर। बट क्लाइमेट इज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 30-35 years, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, या फिर दैट जियोग्राफिकल लोकेशन, दैट मीन्स इन लार्ज एरिया। weather is pertaining to a locality, but climate is pertaining to a large area, large land mass, okay। so climate can be temperate climate can be tropical, subtropical, like that, okay। but weather, it can be like windy or calm or like cloudy, or maybe it is clear sky, so that is weather and climate. So based on weather we can select whether we are doing that activity or not, we are what management practice we will adopt. But based on climate we can choose the crop and cropping system, okay। so if there is temperate climate, so we have to choose that type of crop which can survive in that cold climate, or which is suitable in that cold climate. Suppose this is tropical climate and we have to choose the crop like that. But irrigation management, weed management, pest management, that will depend mostly on weather, okay। Now climatology, that means agricultural climatology, it is not only studying about the weather elements or climatic parameters, but it also include instrumentation, that means whatever instrument we are using to assess the weather parameter, to judge or to record the weather element, that and weather forecasting part, okay। so how the weather will be in short term, in short period, and in long period, how the weather will be, that is also weather forecasting, and it is also included in agroclimatology. Then let's discuss about our atmosphere, okay।
So atmosphere is nothing but the gaseous exchange. Suppose this is also atmosphere, and if you go beyond like 100 kilometers, that will also be atmosphere. Okay, so atmosphere is extended up to around what we say 1600 kilometer above the mean sea level. And atmosphere is basically the gaseous covering surrounding to the lithosphere. That means, see, we have four spheres. One is lithosphere, that is soil, then atmosphere, that is the covering, gaseous covering, then hydrosphere, that is the water bodies, and the biosphere, that consists of plants and animals and other living organisms. So we have four sphere, and atmosphere is one of them, and it is having significant importance in our survival. Okay, so atmosphere, it is up to altitude 1600 kilometer. Altitude means the height. Okay, so up to 1600 kilometer it is extending, and 99% of atmosphere mass is within 40 to 50 किलोमीटर. सो अगर हम ऊपर जाएंगे, जो कि एटमॉस्फेयर का मास है, दैट मीन्स द गैसियस लेयर. सो 90% मास इज बिटवीन विदिन दिस 40 to 50 किलोमीटर. दैट मीन्स within stratosphere. Okay, so we have four layers. हम बात करते हैं. Okay, based on the vertical temperature gradient, how the temperature is varying, we have four major layers of or strata of the atmosphere. What are they? They are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो spheres are there. So troposphere, it is up to 8 to 18 kilometers. Then उसके बाद आ जाएगा stratosphere, that is from 8 to 18 to 50 kilometers. Then mesosphere 50 to 80 kilometers, and beyond that thermosphere is there. So in between कुछ layers है, जैसे कि troposphere and stratosphere के बीच में tropopause है. tropopause, stratosphere and mesosphere के बीच में जो है stratopause है. mesosphere and thermosphere के बीच में mesopause है. So यहाँ पे क्या होता है, temperature is not differing. Okay, जो tropopause है, जैसे ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, हम जब ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होके जाता है. ठीक है, एंड एक लेयर आता है, वहाँ पे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज. सो ये एक इंटरलिंकिंग स्फीयर है, जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में. सो वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन नील है और बहुत मिनिमल है. देन स्ट्रेटोस्फीयर से मेसोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड स्ट्रेटोपॉज में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन सेम. देन मेसोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लाइक दैट. ओके, सो अल्टरनेट होके टेम्परेचर वेरिएशन रहता है. तो हम जैसे ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर आवर सर्वाइवल. सो यहाँ पे जो भी वेदर एक्टिविटी होता है, क्लाइमेटिक एक्टिविटी होता है, सब ट्रोपोस्फीयर में ही होता है. जैसे रेनफॉल हो गया, आपका विंड हो गया, आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन हो गया, या फिर जो भी क्लाइमेट एबनॉर्मलिटी, वेदर एबनॉर्मलिटीज जैसे साइक्लोन हो गया, सारे चीज़ हो वो ट्रोपोस्फीयर में होता है, एंड इट इज़ हैविंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बायोस्फीयर, ऑन द बायोमास. ओके, नाउ ट्रोपोस्फीयर का जो गैसियस कंपोजिशन है ना, दैट लेट्स डिस्कस. लाइक नाइट्रोजन यहाँ पे 78% बाई वॉल्यूम रहता है, वेट बेसिस में अगर आप बात करोगे तो 75.5% रहता है. ऑक्सीजन वॉल्यूम बेसिस में 20.9% रहता है, एंड 23.1% वेट बेसिस में रहता है. आर्गन 0.93% रहता है, एंड वॉल्यूम वेट बेसिस में 1.28% रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है, दैट 0.04% रहता है एटमॉस्फेयर में, एंड 0.045 ऑन वेट बेसिस. सो ये जो गैसियस कंपोजिशन है ना, ये चेंज होता रहता है. चेंज मतलब इतना भी चेंज नहीं होता है, बट इट इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग. बट दैट मीन्स सपोज मोस्टली चेंज कौन सी होता है, आवर कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू हैवी व्हीकल्स एंड देयर एमिशंस, ड्यू टू फॉसिल फ्यूल बर्निंग, different activities are there, due to deforestation, there is increase in carbon dioxide level. So अगर आप पुराना टेक्स्ट बुक देखोगे, वहाँ पे 0.03% रहता था कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आजकल 0.04%. दैट मीन्स अराउंड 400 ppm, एंड बियॉन्ड इट इज राइट नाउ लाइक 415 to 420 ppm राइट नाउ. एंड दिस ppm जब मैं बोलता हूँ कि 415 to 420, दैट इज ए ह्यूज गैप. दैट मीन्स अगर आपका 5 ppm इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज हैविंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बायोस्फीयर एज वेल एज the weather elements. Okay, because carbon dioxide is a potential greenhouse gas, and it is having the heat trapping ability. So and जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो बहुत सारा अदर एक्टिविटीज ऑल्सो अफेक्टिंग नॉट ओनली द प्लांट हेल्थ, बट ऑल्सो सम अदर
parameters or other elements we'll discuss later on. Okay, so ये सारी चीज़ भी अफेक्ट होता है. तो this increase in कार्बन डाइऑक्साइड लेवल दैट इज नॉट कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से कुछ नहीं होगा और बहुत लिटिल अफेक्ट होगा. इट इज हैविंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. ओके, नाउ वाटर वेपर इज ऑल्सो देयर इन एटमॉस्फेयर दैट वेरीज फ्रॉम 0 to 4% बाई वॉल्यूम. लेट्स डिस्कस अबाउट द लेयर्स और स्ट्रेटा ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो आज हमने बात करा था दिस इज अगर अल्टीट्यूड है, ये टेम्परेचर है, देन दिस इज हाउ टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम इन द ट्रोपोस्फियर. सो ट्रोपोस्फियर में जब हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा. सो एक टर्म है उसको बोलते हैं लैप्स रेट. दैट मीन्स अगर एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो डिक्रीज होता है, सो वहाँ पर किलोमीटर आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा टेम्परेचर. सो दैट इज normal lapse rate, and then adiabatic lapse rate is there, that is 10 degree Celsius per kilometer. We will talk later on. Then tropopause में no increase or decrease. Then stratosphere में again increase होगा temperature. Then stratopause में there is no increase or decrease. Then mesosphere में decrease होगा temperature. Then there is again mesopause. Then thermosphere में increase होते जाएगा. अच्छा, thermosphere और जो मेजोपॉज है उसके बीच में एक लेयर है. दैट मीन्स थर्मोस्फीयर के जस्ट नीचे वाला लेयर जो है दैट इज कॉल्ड आयोनोस्फीयर, व्हिच इज हैविंग इंपॉर्टेंस फॉर टेलीविजन एंड रेडियो चैनल. दैट मीन्स रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेंस. ओके, सो जो भी रेडियो वेव एमिट होता है या फिर टेलीविजन चैनल से वेव एमिट होता है, हाउ इट इज कमिंग टू आवर रिसीवर एंड through ionosphere. So in ionosphere it move to ionosphere and it bounce back, then we can receive that radio signal. So these are the strata or layers like troposphere, stratosphere, mesosphere, and ionosphere and thermosphere. So troposphere is all weather phenomena is you can find in troposphere, and it consists of 80% of, जैसे हम बात करते हैं 99% of atmospheric mass is in within 50 kilometers, that is troposphere and stratosphere. 85% of the atmospheric mass is within troposphere. It is thicker, troposphere is thicker at equator than pole. So equator में आप बोलोगे जैसे 8 to 18 में बोल रहा था, तो 18 किलोमीटर at equator, 8 kilometers at pole. So it is thicker at equator and than pole. Okay. देन ट्रोपोपॉज जहाँ पे नो टेम्परेचर वेरिएशन. देन स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोनोस्फीयर, इसको बोलते हैं ओजोनोस्फीयर. सो जो ओजोन लेयर है दैट इज सिचुएटेड इन स्ट्रेटोस्फीयर. ओजोन लेयर मतलब क्या होता है, दो ऑक्सीजन ब्रेक होके एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक नासेंट ऑक्सीजन दैट इज ओ नेगेटिव दूसरे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके साथ कंबाइन होके, and this breakdown is due to UV radiation only. So that forms ozone O3 that traps the UV radiation at the upper atmosphere. So UV radiation जो होता है that is harmful, and that is a short wave radiation and with having long energy that is harmful for human and other biological being, that is plant and human and other organisms as well. So that is being filtered out in the stratosphere through ozone layer, and UV radiation itself is creating that ozone layer. Okay, but some gas we are releasing or we are emitting or due to anthropogenic activity it is being released, that is harming this ozone layer. जैसे कि most of the halides like chlorine, fluorine, bromine, these are harming the ozone layer. So our main priority should be that we should not emit these type of gases to the atmosphere as minimal possible. We have to restrict that. Okay, so that is how that is what ozone layer is, and that is how ozone layer is depleting. It is estimated that one chlorine molecule can deplete around 1 lakh ozone layer, and to 5 ozone molecules. Okay, one chlorine molecule. So that is the consequence. So then it is dust free stratosphere. It is the warmest layer. Then cloudless layer, most photochemical reaction happens there, that is the ozone reaction. Then 15% of the atmospheric mass is situated in stratosphere. Ozone activity then prevents gas to escape to the upper atmosphere. So वहाँ पे क्या होता है, it restricts the gases below troposphere to escape to the upper atmosphere. So it is having significance. Then let's discuss about weather elements. Okay, सो वेदर एलिमेंट्स मतलब जो भी पैरामीटर्स हमारा रहता है जो कंट्रीब्यूट करता है वेदर को, दोज एलिमेंट्स आर सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड मूवमेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड एक्सेट्रा.
So these are called weather elements. And in our next class we will discuss about different weather elements. So अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ अंडरस्टैंडिंग में, यू कैन फ्रीली शेयर विथ अस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए, कंसेप्चुअल लेक्चर, आप कमेंट सेक्शन में हमको पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट बैक.